So other than the topics जिनको हमने intensively in depth study किए, topics like speed, work, rate, mixers भी GRE पे एक considerable frequency से आते हैं. So learning about these is important. In topics के concepts इतने tricky नहीं है, but I still want to delineate the different type of questions from each concept. So let's start with a question, and as we progress into the lecture, you would learn new things on each of these topics and how you can use those learnings in context to GRE questions. A person travels at 20 kilometer per hour for 10 hours, यानी कि कुछ chunk of the distance उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया है और ये 10 घंटे तक ट्रैवल करता रहा है, और फिर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से for 5 hours travel किया है, right? You have to find his average speed for the whole journey. Someone might do the mistake कि यार ये 20 किलोमीटर पर आवर प्लस 60 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 2 कर दो, बट दैट्स रॉन्ग, क्योंकि जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ये 10 घंटे तक रही है, और जो 60 वाली स्पीड है वो सिर्फ 5 घंटे रही है, राइट? तो 20 का कंट्रीब्यूशन जो है एवरेज स्पीड में वो ज़्यादा होना चाहिए, या एटलीस्ट इक्वल नहीं है, 5 आवर्स के लिए नहीं. अगर 5 आवर्स के लिए होता तो हम ये कर लेते. खैर, सो एक सिंपल फार्मूला है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस पर टाइम. तो अगर आप यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो आपको डिस्टेंस चाहिए और नीचे टाइम चाहिए. डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, टाइम तो है 10 आवर्स एंड 5 आवर्स, तो ये तो आ जाएगा नीचे 15 आवर्स. लेट्स ट्राई फाइंडिंग द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस फॉर दिस येलो चंक ऑफ जर्नी वुड बी, आई मीन इसको अगर आप रीअरेंज करते हो तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम. यहाँ पे यूनिट्स का इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ख्याल रखना है. मैं इसमें ये करता हूँ अभी भी कि यूनिट्स लिख लेता हूँ साथ, ताकि कोई इस तरह की गलती मेरे से केयरलेस ना हो. So 20 kilometers per hour into time, which is 10 hours. This becomes 200 kilometers इसका distance. So अगर मैं इस equation को करता हूँ तो एक तो 200 आ गया distance, प्लस ये green वाला distance निकालते हैं. That would be 16 to 5, I mean 300 kilometers. So 300 kilometers. So this gives you 3 plus 2, 500 by 15. 5 3 times is 15, 5100, and this should give you 339, 33.333 kilometer per hour. So the average speed for the whole journey is 33.333 kilometer per hour.
अगर आपने 2.3 आवर्स को आवर्स और मिनट्स में लिखना है तो पहले तो आप 2.3 आवर को ब्रेक डाउन कर लो कि ये 2 आवर्स प्लस एन एडिशनल 0.3 आवर्स, और हमें पता है कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, so I can multiply this with 60, right? 60 into 0.3 और ये मिनट्स में आ जाएगा, उसको हम आवर्स में ही रहने देते हैं. So this is 2 hours plus 60, 18 minutes, which we can simply write down as 2 hours 18 minutes. So I'm almost sure कि आपने इस तरह का क्वेश्चन जो है ना at some point या तो सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे कहीं ना कहीं देखा होगा. आई थिंक ये IQ टेस्ट में आते होते थे. खैर, at 12 PM 12 बजे के टाइम पे X leaves A towards B at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर. तो 12 बजे X जो है उधर जाता है at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, और 12:45 पे Y leaves A towards B at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर. यानी कि अगर मैं 12:45 के लिए let me pick a different color, so 12:45 PM पे I mean X कहीं आगे पहुंच चुका होगा क्योंकि वो पहले निकला था. अब Y निकलता है A से towards B at a speed of 60 kilometers per hour. क्वेश्चन सिंपल है कि when will they meet, यानी कि किस टाइम पे ये दोनों मिलेंगे या कोलाइड करेंगे, whatever. अब अगर मैं सिचुएशन को देखूं तो 12 A और B दो पॉइंट्स हैं. 12:45 बजे हुए हैं, राइट. X कहीं आगे पहुंचा हुआ है और X आगे जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, और Y उसकी तरफ जा रहा है या उसी डायरेक्शन में जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. तो ये तो नज़र आ रहा है कि क्योंकि अगर तो X 50 किलोमीटर पर आवर पे Y भी 50 किलोमीटर पर आवर पे होता तो जो उनका डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता ना. ये भी 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ये भी उतनी स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस उतना रहना था. बट अब जो X की स्पीड है वो कम है और Y की ज़्यादा है, तो Y स्लोली उसको अप्रोच कर रहा होगा. किस स्पीड से अप्रोच कर रहा होगा, इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़रूरी है. इट्स अ वेरी ब्रीफ, वेरी इजी कॉन्सेप्ट. सो अगर आप रोड पे लेट्स से इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर,
और आपको कोई क्रॉस करता है विद अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, तो गाड़ी के अंदर से आपको वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजरता नजर नहीं आएगा, वो सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजरता नजर आएगा, क्योंकि आप खुद भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहे हो। इसको ज़्यादा इजी इस तरह से कर सकते हैं कि अगर ये 101 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो, तो आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और वो गाड़ी आपको लेट्स से 101 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करी, तो वो बहुत स्लो होकर आपसे क्रॉस करेगी, राइट? इफेक्टिवली आपको 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती नजर आएगी। अगर इसी तरह आप लेट्स से you're on a motorbike, you are driving at a speed of 100 kilometers per hour, और वहां से कोई आता है with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, 40 नहीं भी करते हैं, लाइक सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, तो आपके पास से या आप उसके पास से 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं गुजरोगे, 101 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजरोगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हो, तो वो स्पीड्स ऐड हो जाएंगी। जैसे पहले में सब्ट्रैक्ट हुई थी, इसमें जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड होके आएगी। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? y बेसिकली x को अप्रोच कर रहा होगा विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 माइनस 50, राइट? 50 से वो आगे जा रहे हैं, तो 50 किलोमीटर पर आवर, तो y की स्पीड नलिफाई होगी, सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको अप्रोच कर रहा है। अब हमने देखना है कि यार इस स्पीड से अगर y x को अप्रोच कर रहा है, तो इनके दरमियान में जो फासला है वो कितने टाइम में कवर हो जाएगा? अब इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम देख लें कि x ने 45 मिनट्स में कितना ट्रैवल किया होगा। So speed equals distance per time. Distance is speed. Speed of x is 40 kilometers per hour into time. 45 minutes के लिए किया है, minutes को hours में करने के लिए I would divide it with 60. ये आता है 37.5 किलोमीटर्स, यानी कि 12:45 पे y और x के दरमियान में there's a distance of 37.5 किलोमीटर्स, जो कि ट्रैवल किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है with a speed of 10 kilometers per hour. Again, using distance over time equals speed. Time निकालने के लिए what you would do is just manipulate the equation, t को वहाँ ले जाएं, इसको यहाँ पे ले आएं, so d by s, distance है 37.5 kilometers, speed है 10 kilometers per hour, so this gives you 3.75 hours लगेंगे, यानी कि 3.75 hours लगेंगे after 12:45 for y to reach x, right? So अगर 12:45 में 3.75 hours, 3.75 hours कितने बनते हैं? 3 घंटे, और 75% of an hour should be 15, 15, 30, 45 minutes. So 3 घंटे ऐड करो, 1 2 3, 3 45 तो बच गए। अब 45 मिनट और ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे आता है 10, 4 4 8 9, यानी कि 60 से ज़्यादा हो रहा है, तो 1 घंटा चेंज हो जाएगा, 4 बज जाएंगे, और 60 से प्रैक करता हूँ 30, so 4:30 PM पे they will meet.
So x leaves A towards B. So A से वो जा रहा है B की तरफ with a speed of 30 kilometers per hour, 12:45 पे. And Y had left B towards A earlier that day at 12 p.m. So Y जो है वो 12 p.m. पे चला गया था, यानी कि Y जो है 12:45 पे कहीं आगे पहुंच गया होगा. It left B towards A, opposite जा रहे हैं. ओके, 12:45 पे Y जो है वो कहीं आगे आया होगा. यहाँ पे वो 12 p.m. पे था. अच्छा, और स्पीड क्या है? Y की स्पीड है 70 किलोमीटर्स पर आवर. क्वेश्चन है कि when will the two cross if it will take each to cover 400 kilometers to complete the whole journey. So if they were to complete the whole journey, उनको 400 kilometers travel करना पड़ता है. इसका मतलब है कि A और B के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 400 kilometers है. Alright, so जब वो क्रॉस करेंगे 12:45 बजे में, सिनेरियो ये है कि Y जो है वो B से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे आ गए. वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं. स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस पर टाइम. Distance would be Y की speed, which is 70 kilometers per hour, into the time, which is 45 minutes. Let's convert that to hours. Upon calculating, you'll find that it's 52.5 kilometers का distance travel कर लिए in 45 मिनट में. और फिर इसका मतलब है जो x और y के दरमियान में डिस्टेंस होगा वो होगा, ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के दरमियान में वो होगा 400 minus 52.5. If you calculate that, that comes out to be 347.5 kilometers. So the scenario is कि it's 12:45 p.m. X यहाँ पे जा रहा है with a speed of 30 kilometers per hour. Y जो है वो वहाँ पे जा रहा है with a speed of 70 kilometers per hour. Yes. And they have a distance in between of 347.5 kilometers. कितना टाइम लगेगा? अब इसमें relative speed जो है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं ना, तो effectively वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं. 30 से x जा रहा है B की तरफ, Y की तरफ, और 70 से Y आ रहा है. तो effective speed, जो relative speed है, वो 100 किलोमीटर पर आवर होगी. So speed equals distance per time. कितना टाइम लगेगा? Distance is 347.5 kilometers. Speed is 100 kilometers per hour. So if I calculate कि कितना टाइम लगेगा, it will be 3.475 hours after 12:45 p.m. And if I convert these 3.475 hours into hours and minutes, I get 3 hours 28 minutes and 30 seconds. Yeah, 28.5 आ रहे हैं, तो 0.5 of a minute is 30 seconds. अभी 12:45 में ऐड करते हैं. अगर मैं 3 hours ऐड करता हूँ तो 1 2 3 3:45 हो जाएंगे. 28 मिनट्स और ऐड करता हूँ तो 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 73 बन रहा है, यानी कि 60 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, तो घंटा चेंज हो जाएगा. 4 बज जाएंगे और वो 60 में निकालता हूँ तो 4:13 हो जाएंगे, और ये 30 सेकेंड्स ऐड करता हूँ तो 4:13 और 30 सेकेंड PM पे these two vehicles or these two people will cross or collide. So rate जो है, it's basically math के अंदर the change in one thing with respect to the change in, ये triangle जो है ये change के लिए use होता है math के अंदर. Sign, you don't need to know it for the GRE, but you know I was writing it so I have to explain it.
uh, so the change in one thing with respect to the change in something else, right? GRE पे जो रेट आएगा वो होगा वर्क ओवर टाइम. सो बेसिकली जीरो वर्क किया हुआ था, जीरो से 10 यूनिट्स ऑफ वर्क कर लिया इन 5 minutes, तो आपका रेट होगा 10/5. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से you eat 250 grams of something in 5 minutes, तो आपका रेट क्या होगा? That would be 250 by 5, यानी कि basically you are eating that thing at a rate of 50 grams per minute. Let's say आपके पास एक टैंक है and the tank looks something like this, और आप एक पंप लगाते हो जो कि 50, let's call this G gallons, जो 50 gallons per minute इस टैंक के अंदर पानी पंप कर रहा है. तो effective rate of pumping water into this tank would be, I mean, simply 50 gallons per minute. But let's say कि another pump B joins it, जो कि 70 gallons per minute से पंप करे. तो अब क्या होगा? एक मिनट के अंदर 50 गैलन्स उसकी वजह से आएंगे और 70 उसकी वजह से आएंगे. सो इफेक्टिव रेट जो होगा that would be 70 plus 50 gallons per minute, which gives you 7, 8, 9, 10, 11, 12, 120 gallons per minute, right? But what if there is a leakage in the tank? नीचे जो है 10 gallons per minute की के रेट से लीकेज हो रही है. तो अब क्या होगा? एक मिनट के अंदर 50 वहां से आएगा, 70 वहां से आएगा, 120 गैलन्स आ गए और 10 गैलन्स निकल रहे होंगे. तो इफेक्टिवली 110 गैलन्स पर मिनट इफेक्टिव रेट हो जाएगा ऑफ फिलिंग द टैंक. रेट रिलेटेड 3 बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आते होते हैं, एंड लेट्स गो इनटू सॉल्विंग वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच टाइप ऑफ दोस क्वेश्चंस. सो इसके अंदर रेट ऑफ ए दिया हुआ 50 जी, नीचे गैलन्स लिखा तो इट विल बी गैलन्स. ओके, 50 गैलन्स पर मिनट.
रेट ऑफ बी दिया हुआ है 30 गैलन्स पर मिनट, रेट ऑफ सी दिया हुआ है 60 गैलन्स पर मिनट। अब कह रहा है कि पंप ए जो है it is filling a tank that has a capacity of 1000 gallons. So I mean, let's have some graphical aid. तो इस टैंक की जो पूरी कैपेसिटी है वो है 1000 गैलन्स। पंप ए इसको फिल कर रहा है। इट वर्क्स फॉर 5 मिनट्स व्हेन इट इज जॉइंड बाय पंप बी, यानी कि पंप ए 5 मिनट तक भरता रहता है। अब अगर आपने, एक तो तरीका ये कि आप निकालो कि यार 5 मिनट में पंप ए कितना पानी भर चुका होगा। सो रेट ऑफ ए शुड बी द वर्क पर टाइम, द वर्क हेयर इज पानी। So that पानी कितना भरा होगा would be rate, which is 50 gallons per minute into 5 minutes, which gives you 250 gallons भर चुका होगा 1000 में से, right? So 750 gallons पीछे रह गए होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इट्स जॉइंड बाय पंप बी, तो अब इनका रेट जो है वो ए और बी का ऐड हो जाएगा, 5 6 7 8 80 गैलन्स पर मिनट हो जाएगा और 4 मिनट तक ये चलते रहेंगे। तो कंबाइंड रेट ऑफ ए प्लस बी कितना वाटर भर लेंगे, 5 6 7 8 80 गैलन्स पर मिनट इनका रेट है। मैं सिंपल लाइक वर्क डन विच इज़ द पानी हेयर निकालने के लिए टी को वहाँ ले गया हूँ। इफेक्टिव रेट जो है 5 6 7 8 80 गैलन्स पर मिनट हो जाएगा into the time which is 4 minutes. So 8 4s are 32, 320 gallons और भर जाएगा। अब आप यही कर सकते हो कि 320 गैलन्स भर गए, अब उसको 750 में से निकालो। अब जो पीछे रह जाएंगे उनमें फिर आप देखो कि यार इफेक्टिव रेट जो अब 50 प्लस 30 प्लस 60 का हो जाएगा, कितना टाइम लेगा उस इफेक्टिव रेट से उतने गैलन्स को भरने के लिए। The easier way to do this can be कि जस्ट अंडरस्टैंड कि यार ये जो सारे मिलके काम करेंगे इसे 1000 गैलन्स आएगा पूरा, राइट? दैट इज बेसिकली व्हाट इट implies when it says कि यार ये कब तक काम करते रहेंगे, I mean, तब तक ही करते रहेंगे जब टैंक फिल नहीं हो जाएगा। दैट्स द एप्लीकेशन। सो सबसे पहले द वाटर फिल्ड बाय ए, फिर द वाटर फिल्ड बाय ए एंड बी, फिर द वाटर फिल्ड बाय ए बी सी टुगेदर जो है वो आपको 1000 गैलन्स दे देगा। इसको आप यूं इमेजिन कर लो कि यार ए चला और फिर ए बंद हो गया और कोई ऐसा पंप चला जो कि ए और बी के कंबाइंड रेट से चल रहा था, फिर वो भी बंद हो गया और फिर कोई ऐसा पंप चला जो ए बी और सी के कंबाइंड रेट से चल रहा था। सो वाटर ऑफ ए वुड बी, लेट मी जस्ट राइट दिस इक्वेशन, इट मेक्स इट इजी फॉर मी, सॉरी, रेट इक्वल्स दिस बाय दिस। सो रेट इनटू टाइम करना है मैंने, ओके। सो इसका रेट है इज 50 इनटू टाइम जो है वो 5 है। मैंने यूनिट्स देख लिए थे, अदरवाइज मैं यहाँ पे यूनिट्स लिखता। सो यूनिट्स सारे सिमिलर हैं, टाइम भी मिनट्स में है, नथिंग टू वरी अबाउट। 5 6 7 8 80 इंटू कितने टाइम तक काम करें, 4 मिनट्स प्लस 8 9 10 11 12 13 14, 140 इंटू कितने टाइम तक काम करेंगे ये हमने निकालना है। एंड इफ यू कैलकुलेट इट एंड रीअरेंज इट, वहाँ पे लेके जाओ, 1000 सब्ट्रैक्ट करो, फिर 140 डिवाइड करो, तो you will get these three pumps will be working together for approximately 3.07 minutes.
7 identical pumps हैं, and it says that they can fill 14 pools in 6 hours. So let's just stop there, and if we say कि अगर एक पंप का रेट है, rate of one pump is rp, तो 7 का 7 times होगा, and what's the amount of work that they are doing? They are filling 14 pools. एक pool के water capacity को p कह देता हूँ, in 6 hours. okay, यहीं पे ही थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. सो ये आ रहा है कि रेट ऑफ वन पंप इज बेसिकली कि इट कैन फिल 1/3 ऑफ अ पूल per hour. Alright, let's move on. What is the minimum number of pumps required to completely fill 10 pools within 4 hours? Okay, so हम इसको यूं भी देख सकते हैं कि कितने टाइम्स हमें रेट करना होगा ना. आई मीन अगर 2 पंप्स होंगे तो रेट डबल हो जाएगा. तो वो जो नंबर ऑफ पंप्स है, दैट वुड बी रेट टाइम्स समथिंग, दैट टाइम्स समथिंग वुड बी द नंबर ऑफ पंप्स, राइट. हम इसको कितने टाइम्स करें दैट वी कैन फिल 10 pools. अब इट सेज विद इन 4 hours. अब विद इन 4 hours का मतलब 2 घंटे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 घंटे ही लेना चाहिए अपर लिमिट, क्योंकि पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ पंप्स कितने चाहिए होंगे, राइट. तो मिनिमम नंबर ऑफ पंप्स के लिए मैक्सिमम टाइम लेके देखो ना, मैक्सिमम टाइम दोगे तो पता चलेगा कि यार कितने मिनिमम पंप्स चाहिए. अगर 2 घंटे देते हो तो शायद उसमें पंप ज़्यादा लगे हुए हो. एनीवे, सो मिनिमम पंप्स कैलकुलेट करने. 10 pools in 4 hours. Rate of one pump is 1/3 pool per hour. So 10 pools per hour. Let me just cancel the 10/4, sorry, units. And this comes out to be 30/4, which is 215, which is 7.5. So हमारे पास आ रहा है कि हमें 7.5 pumps चाहिए to completely fill 10 pools within 4 hours. Ab 7.5 is, I mean, it's not a realistic answer. So I would say the actual answer would be 8 pumps. Yep. क्योंकि देखो, अगर we have to completely fill 10 pools within 4 hours, तो हमें कम से कम 7.5 पंप चाहिए, यानी कि 7 से ज़्यादा पंप चाहिए, राइट. तो 7 से ज़्यादा realistically 8 pumps ही होंगे. So your answer is we need a minimum of 8 pumps to completely fill 10 pools within 4 hours.
So A finishes a task in 2 hours. इसको लिख लेते हैं कि rate of A would be that task, जिसको मैं T कह देता हूँ, within 2 hours. और B finishes the same task in 3 hours. तो B जो है वो उसी टास्क को 3 घंटों में कर लेता है. A and B together finish the task in 2 hours. However, person B works non-stop. अच्छा, यानी कि पर्सन बी जो है वो 2 घंटा नॉन स्टॉप काम करता रहे, while A takes 3 breaks of equal intervals during those 2 hours. And you have to find the duration of each break. हम ब्रेक इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि हम ये देख लें कि A ने कितना काम किया और उसको फिर हम 2 hours से सब्ट्रैक्ट कर लें. So I mean work done by A plus work done by B would be the task done. Work of A, rate is work per time, so work is rate into time. So rate of A into time of A, which we do not know. Rate of B into time of B equals the task getting done. So rate of A is T by 2 hours. हमें नहीं पता कि A ने कितने घंटे काम किया है. Plus rate of B is T by 3 hours. और B ने 2 घंटे नॉन स्टॉप काम किया है. So 2 hours equals this. अगर मैं T को कैंसिल कर दूं, मतलब यहाँ से कॉमन ले लूं, I will get 1 here. T common, cancel it. So this gives you T time of A divided by 2R plus 2 by 3 equals 1, which gives you 1 minus 2 by 3. 3 minus 2 is 1, so ये 1 by 3 आ जाएगा. 1 by 3 TA by 2R is 1 by 3. So time of A is 2 by 3. यानी कि A ने टोटल 2 by 3 hours काम किया है 2 घंटों में से, right? तो उसने कितना काम नहीं किया वो निकालने के लिए 2 घंटों में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 2 minus 2 by 3, 3 2 6, 6 minus 2 4. 4 by 3 घंटे काम नहीं किया टोटल. We have to find the duration of each break. अच्छा, टोटल नहीं हमने निकालना. So there are 3 breaks. 3 से डिवाइड कर लेते हैं. टोटल ब्रेक इतना था, 3 से डिवाइड करते हैं तो we get 4 by 9. That's basically the duration of each break. 4 by 9 hours की एक ब्रेक लिए. टोटल ऑफ 3 में से, मतलब 4 by 9 की एक ब्रेक, फिर 4 by 9 की hours की एक ब्रेक और फिर 4 by 9 hours की एक ब्रेक. You can always convert this to minutes. याद है हमने शुरू में क्वेश्चन किया था जिसमें I guess there was this person जो कि 20 kilometers per hour की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था for 10 hours I guess, और फिर 5 hours उसने ट्रेवल किया with I think it was 50 kilometers per hour. तो हमने जब उसकी एवरेज स्पीड निकाली थी तो हमने पहले दोनों डिस्टेंसेस निकाले और फिर उसको जो है ना हमने टोटल टाइम से डिवाइड किया. इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते थे. वेटेड एवरेज क्या होती है बेसिकली, उसमें आप हर डाटा पॉइंट को उसके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करते हो, राइट, और इन सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करते हो और डिवाइड कर देते हो वेट से. इस एग्जांपल के अंदर क्या होता कि अब इस स्पीड का वेट क्या है, 10 आवर्स का वेट है, राइट. सो 20 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस इस स्पीड का वेट है 5 आवर्स, so speed into its weight or total weight is 15, and that would have also given you the average speed. अब अगर हमारे पास डाटा फ्रीक्वेंसी टेबल हो तो इसमें फिर फ्रीक्वेंसी को वेट कहा जाएगा. जैसे अब डाटा पॉइंट है 2, वो सेट के अंदर 2 दफ़ा आ रहा है तो यानी कि उसका सेट के अंदर वेट जो है वो 2 है. 4 का 3 है, 3 का 2 है, 7 का 4 है. Weight can also be in percentages. For example, एक क्लास है जिसके अंदर कोई टेस्ट दिया गया है जिसके ऊपर टोटल स्कोर 100 था और 10% लोगों ने 80
स्कोर लिया है, 30% ने 70 लिया है, 60% ने 30 लिया। अब इस क्लास की एवरेज कैसे निकलेगी? डेटा पॉइंट इनटू इट्स वेट, डेटा पॉइंट इनटू इट्स वेट, डेटा पॉइंट इनटू इट्स वेट डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वेट्स। 6 7 9 10, 100 पूरा बन रहा है। आप इसको परसेंटेज है तो 0.1 0.3 0.6 भी कर सकते थे, नीचे भी फिर वो 0.1 0.3 0.6 हो जाता। Similarly, weights can also be in the form of ratios. I mean, एक और क्लास है जिसने टेस्ट दिया है, और उस क्लास के अभी कितने पार्ट्स बनते हैं? 15 16 17 18 19 20 21 22 23 सो उस पार्ट के 8 आउट ऑफ 23 स्टूडेंट्स ने, मतलब अगर 23 पार्ट्स करते हैं उसमें से 8 पार्ट्स का 80 स्कोर आया है, 5 का 40 आया है और 10 का 70 आया है। तो अगर ये इस रेशियो में इनके स्कोर्स हैं तो आप स्कोर्स इनटू देयर वेट प्लस अदर स्कोर इनटू इट्स वेट प्लस द 70 वाले जिन्होंने स्कोर किया इनटू इट्स रिस्पेक्टिव वेट एंड divide it with the sum of weights to get the average score for this class. The population of X is 1/5 more than the population of Y. How will you write this down? Pause this video for a moment and इसको लिखने की कोशिश करो, इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? And if you have written, so X की population is 1/5 more than Y, so X is Y पूरा का पूरा plus 1/5 of Y, right? So 1/5 more than Y है ना, तो यानी कि Y पूरा का पूरा plus an additional 1/5 of Y. Pause this video and write it down. There are 600 fewer trucks than cars. How would you express it? And if you wrote it something like, so there are 600 fewer trucks than cars, cars से 600 कम है trucks, यानी कि cars में से 600 निकाल दें तो trucks आ जाएंगे। यूं भी आप लिख सकते हो, आप इसको ये भी इस तरह से भी देख सकते हो कि cars equal trucks, all the trucks plus 600. Ten years ago, X was 3 times as old as Y. 4 years from now, X will be twice as old as Y. Find the present age of X. Okay. So दोनों की प्रेजेंट एज को, अभी इस तरह की टाइमलाइन वाले जो क्वेश्चन है उसमें व्हाट आई रिकमेंड है कि आप प्रेजेंट के कोई वेरिएबल्स दे दो
और फिर जो क्वेश्चन के अंदर डाटा बताया हुआ है 5 साल पहले या 7 साल पहले या 15 साल बाद या 20 साल बाद का, उसको अकॉर्डिंगली फिर उस टाइम लाइन के अंदर ऐड सबट्रैक्ट करके एडजस्ट करो। आई शो यू हाउ। सो हम कह देते हैं कि x और y की प्रेजेंट जो एजेस हैं वो x और y हैं। ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले x जो था वो 3 टाइम्स ओल्ड था y से। सो 10 साल पहले इन दोनों की एजेस क्या होंगी? x की x माइनस 10 होगी डेफिनेटली, y की y माइनस 10 होगी। और ये जो x की एज है ना, x माइनस 10, ये 3 टाइम्स थी y माइनस 10 के। ठीक है, जो y की एज थी तब। 4 years from now x will be twice as old as y. So आज से 4 साल बाद, इसको मैंने प्रेजेंट कह दिया एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इनकी एजेस क्या होंगी? जो भी अभी करंट एज है उसमें 4 ऐड हो जाएगा, और इसमें इसने कहा हुआ है कि ये जो x की एज है वो y की ट्वाइस होगी, यानी कि दिस x plus 4 will be 2 times y plus 4, right? You have to find the present age of x, so you basically have to find this. Let's solve. 10 equals 3y minus 30. X minus 3y equals minus 20, or x plus 4 equals 2y plus 2 for 8. So x minus 2y equals 4. So x minus 2y equals 4. What I can do is कि मैं नीचे वाली इक्वेशन जो ये वाली है उसको पहली वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट करूँगा, साइंस चेंज होंगे। I'll get minus y equals minus 24, यानी कि y की एज 24 है। Let's just plug that in. So x की इसमें मैं plug in कर रहा हूँ। So x होगा 4 plus 2 times 24, or 2 4 8, 2 2 4 4 8 9 10 11 12 2 52. So x की current age जो है वो 52 years है। Pause this video and try writing it down. Okay, if 400 cars were diverted from a left lane to a right one every hour, then the net number of cars entering the right lane will be twice that of the left lane. Pause करो और इसको एक्सप्रेस करो कि इसको इक्वेशन एज एन इक्वेशन कैसे एक्सप्रेस करोगे। So how can I do it? Left lane, right lane, 400 गाड़ियां जो हैं, अब मैं कह देता हूँ ओरिजिनली इनके अंदर लेफ्ट लेन के अंदर कोई एल अमाउंट ऑफ कार्स आ रहा है और राइट में आर आ रहा है ओरिजिनली बिफोर डाइवर्टिंग एंड एवरीथिंग। तो 400 कार्स जो हैं लेफ्ट से राइट जा रही हैं पर आवर, और कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो राइट में जो आ रही होंगी वो ट्वाइस होंगी लेफ्ट की। सो अब राइट में कितनी होंगी? राइट की मतलब पर आवर राइट में आर आ रही हैं ओरिजिनली, और फिर 400 लेफ्ट लेन से भी आ रही हैं। सो 400 r plus 400 cars per hour, and this would be twice that of what is uh, the net number of cars in left lane. तो लेफ्ट लैन में ओरिजिनली L थी, उसमें से हर घंटे 400 उधर जा रही हैं। So yeah, it will be L minus 400 cars per hour. इसमें अब ये है कि वो पर आवर वाला कंपोनेंट भी आ गया है बिल्कुल। अब ये डिपेंड करता है, अब हो सकता है कि आप अल्टीमेटली R प्लस 400 मैंने जिस चीज़ को कहा है शायद आप उसको R कह देते खाली, और L माइनस 400 मैंने जिस चीज़ को कहा है आप उसको खाली L कह देते, तो फिर ये R इक्वल्स 2L आ जाता।
So this is a practice question जो basically आपसे एक equation या inequality बनवाना चाह रहा है, which gives something. Anyway, so it says कि given that every year 1/5 of the water in a lake evaporates. यानी कि अगर originally उसमें कोई W water है, तो एक साल के बाद W का 1/5 उड़ जाएगा. ये क्या बनता है? 5 - 1 4/5 W रह जाएगा. 5 4 से 20 नो 5 8 से 40 ओके इतना रह जाएगा. या find an equation or inequality that gives the total number of years when at least 50% of the lake is filled with water. So हमने एक equation, हमने कोई perfect answer मतलब exact एक numerical answer नहीं देना, हमने कोई equation या inequality निकालनी है which gives the total number of years when at least 50% of the lake is filled with water. I think हम इस trend को ही देख लेते हैं कि trend कैसे चल रहा है. ईयर 2 में क्या होगा? ईयर 1 के अंदर मतलब एक साल गुजरने के बाद जो ओरिजिनल पानी था उसका 80% रह गया. 1/5 कितना आता है वैसे? 1/5 आ रहा है 0.2. हाँ, तो हर साल बेसिकली 20% वाटर उड़ता जा रहा है, राइट? और 80% रहता जा रहा है पिछले साल का. एक कंपाउंडिंग हो रही है यहाँ पे. अगर नहीं ये समझ आ रहा तो व्हाट यू कैन डू इज के इस 4/5 W को लें और इसमें से माइनस कर दें 1/5 ऑफ 4/5 W and you will basically get 0.8 square W, right? तो तीसरे साल में क्या होगा कि तीसरे साल में 0.8 क्यूब W हो जाएगा. करते 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 अगर किसी n years में आते हैं हम तो उसमें जो पानी रह जाएगा वो होगा 0.8 की पावर n into W. ये मैं remaining water calculate करूँ of course as you can see. So like some n years बाद इतना होगा. अगर एक साल गुजरा है इसमें n प्लग इन करें तो ये आ जाएगा आंसर. अगर 2 साल गुजर गए हैं तो इतना पानी रह जाएगा. 3 साल में ये. और this should be gives the total number of years when at least 50% of the lake is filled. Like at least कम से कम यानी कि या तो 50% या उससे ज़्यादा filled हो. So this should be greater than or equal to 50% of the original water. You can cancel this out and this inequality will give you मतलब जब तक ये hold करेगी true, it will give you the total number of years when at least 50% of the lake is filled with water.
By the way, in earlier days, एप्पल ब्रांड तो खैर अभी भी सर्वाइव किया है. आई थिंक ऑरेंज कंप्यूटर्स भी एक कोई ओरिजिनल ब्रांड था. खैर, द क्वेश्चन इज सेइंग कि Orange Computers is breaking up its conference attendees into group. अच्छा, उनकी कोई conference है, उसमें जो attendees हैं उनको वो groups में divide कर रहे हैं, और हर group must have exactly one person from division A. Let me write that. So A में से एक बंदा होना चाहिए, B में से दो होने चाहिए, exactly दो होने चाहिए, और C में से 3 होने चाहिए. इन्होंने exactly का word यूज़ किया हुआ है. अच्छा, और ओरिजिनली वो कह रहे हैं कि देर आर 20 पीपल फ्रॉम ए, यानी कि टोटल जो है 20 हैं ए वाले, 30 फ्रॉम बी एंड 40 फ्रॉम सी एट द कॉन्फ्रेंस. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु विल नॉट बी एबल टू बी असाइंड टू अ ग्रुप, जो असाइन नहीं हो सकेंगे ग्रुप को? तो स्मॉलेस्ट number of unassigned to a group can be calculated by calculating the maximum possible number of groups. कितने बन सकते हैं? अगर मैं देखता हूँ ए की वजह से 20 लोग हैं, एक एक आएगा तो 20 ग्रुप्स बन सकते हैं. इसकी वजह से 15 बन सकते हैं, तो 15 लिमिट कर देगा इसको. और इसकी वजह से कितने बनेंगे? 40/3 कितने बनते हैं ये? 13 पॉइंट समथिंग, यानी कि 13 मैक्सिमम, क्योंकि सी में लोग 40 हैं, और 40 से हम मैक्सिमम 13 पॉइंट समथिंग ग्रुप्स बना सकते हैं. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट 13 ग्रुप्स बनेंगे, और अगर 13 ग्रुप बनते हैं तो मैक्सिमम 13 ग्रुप बनते हैं. लेट मी जस्ट राइट द 13 हेयर. तो ए में से कितने जाएंगे? हर ग्रुप में एक एक बंदा जा रहा है, तो 13 ग्रुप्स की वजह से 13 बंदे चले जाएंगे, तो कितने? 7 बंदे रह जाएंगे. यहाँ से अनअसाइंड 13 ग्रुप्स यहाँ पे बनते हैं, तो 26. तो 30 माइनस 26, क्योंकि हर ग्रुप के अंदर बी में से 2 होने चाहिए, तो 13 ग्रुप्स के अंदर 26 लोग होंगे, तो ये बन जाता है 6, 7, 8 and 4. 40 minus 3 into 13, 39. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो यानी कि the smallest number of people who will not be able to be assigned to a group will be 7 unassigned from A, 4 unassigned from B, C say 8, and that gives you 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 people. It's 6. And if you do not know how, you have not been paying attention to the previous lectures. 6 इसलिए है क्योंकि 2, 1, 6, 6 का अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो ये 6 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, 36 आता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा. तो उसको जब आप फिर 2, 1, 6, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वही काम होगा, और उसको जितनी दफ़ा करोगे यूनिट डिजिट पे 6 और 6 मल्टीप्लाई होते रहेंगे, और इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा. सो द आंसर हेयर इज 6.
एक स्टील रॉड है 50 meters लॉन्ग, which is cut into two pieces, और एक पीस जो है that is 15 meter longer than the other. ओके, सो अगर छोटे वाले पीस को हम x कह देते हैं और बड़े वाले पीस को x+14 कह देते हैं, तो ये दोनों पीसेस उस 50 वाली रॉड को काट के बनाए हैं। लाइक इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आई मीन छोटे वाले पीस को मैं x कह, लेट मी पिक अ डिफरेंट कलर, सो इसको अगर मैं x कह रहा हूँ, इसको मैं x+14 कह रहा हूँ, तो these should add up to what? The total length of 50 meters. You have to find the length of the shorter piece. X find out करना है, so 2x+14 equals this, 6, 4, 3/2, x equals this, 2 ones are 2, 2 8s are 16, so the length of the shorter piece is 18 meters. Jack is 13 years older than Ben. Okay, so अगर मैं जैक की एज को J कह दूं और बेन की एज को B कह दूं, अब ये प्रेजेंट की कॉनोटेशन आ रही है यहाँ पे, तो Jack is Ben plus 13, all right, and in 8 years he will be twice as old as Ben. 8 साल बाद इनकी एजेस होंगी, जैक भी 8 साल बड़ा हो जाएगा, बेन भी, और जैक की जो एज होगी इधर, that will be twice as old as Ben. And you have to find Ben ki current age. You have to find this. So let's do that. P plus 13. इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो J plus 8 equals to B. 2 8 times is 16, which gives you J minus 2B equals 8. और यहाँ पे आता है J minus B equals 13, एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, J minus 2B equals 8. मैंने बेन की निकालनी है, तो मैं J minus B equals 13 में से दूसरी वाली इक्वेशन सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो आ जाएगा minus J plus 2B equals minus 8. That gives you B equals 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5. So Ben is currently 5 years old.
you're required to pay $10 per CD for the first 2 CDs और उसके बाद $7 per additional CD. If a person buys X number of CDs, write an expression for the amount he pays and it says कि X square is greater than 100, which basically X square, अगर अब X is number of CDs तो वो negative तो नहीं हो सकता, so ठीक है मैं ये कह सकता हूँ कि X is greater than 10 for sure. Otherwise अगर X square greater than 100 होता तो X greater than 10 या X less than -10 भी हो सकता था, but यहाँ पे वो possible नहीं है क्योंकि -10 से कम वालों का भी स्क्वायर 100 से बड़ा होता है ना. खैर, you're required to pay $10 per CD for the first 2 CDs. तो पहली CD के लिए $10, फिर $10, फिर $60 पर एडिशनल CD. और अगर आप X CDs खरीद रहे हो, सो आप 7, लेट्स से अगर आप 5 CDs खरीद रहे हो तो पहली 2 के लिए आप वो दोगे और 3 के लिए वो दोगे ना, तो 5 - 2 के लिए दोगे, यानी कि आप जितनी खरीद रहे हो X - 2. Yep. So the expression would be for the amount he pays 10 plus 10 plus this. So that's 20 plus 7x. 7 2 times is 14, which gives you 6 plus 7x. So if someone is buying more than 10 CDs, 11, 12, 13, जो कि x होगा, तो they will pay amount of 6 plus 7x dollars. So mixtures, as the name suggests, is एक चीज plus something else and maybe something else as well, right? अब mixtures salt water के भी हो सकते हैं, sugar salt के भी हो सकते हैं, sugar water के भी हो सकते हैं. मिक्सर रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उसमें जो बेसिक ट्रिक है वो ये है, जो एक चीज जिसे आई वांट यू टू स्टार्ट विद, दैट इज टू व्यू दोस मिक्सचर्स एज अ सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. फॉर एग्जांपल, एंड देन अंडरस्टैंड कि हम मिक्सचर्स की स्ट्रेंथ्स को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं. अगर मेरे पास एक बीकर है और उसके अंदर मैंने 20 ग्राम्स शुगर रखा हुआ है और let's say by weight 80 grams of water है, right? 20 grams sugar and 80 grams water. ठीक है. अब इस मिक्सचर की मैं स्ट्रेंथ लिख सकता हूँ. अब देखो ना, टोटल कितना मिक्सचर का वेट कितना है, 100 ग्राम्स बन रहा है, 80 plus 20. उस 100 ग्राम्स में से 20 ग्राम्स शुगर के पास है, तो इट इज 20% बाय वेट शुगर, राइट? सिमिलरली मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि अगर मैं इसके कोई x ग्राम्स लूंगा तो उसमें से 0.2 of that x will be sugar. Let's say इसके अंदर मैं कोई और सॉल्यूशन मिक्स कर देता हूं जिसके अंदर there is 50 grams of sugar and let's say 50 grams of water, right? तो अब इनका जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसके अंदर इफ आई मेक दैट 20 ग्राम्स शुगर यहाँ से आ रही है, 50 वहाँ से आ रही है, तो 5 6 7 70 ग्राम्स ऑफ शुगर होगा और 80 ग्राम्स पानी यहाँ से आ रहा है, 50 वहाँ से आ रहा है, 8 9 10 11 12 13, तो 130 ग्राम ऑफ वाटर होगा. अब यहाँ पे अगर मैंने शुगर की कंसंट्रेशन निकालनी है तो टोटल वेट अब कितना है, 130 प्लस 70 200 ग्राम्स. तो इस 200 ग्राम्स में से 70 ग्राम्स जो है वो शुगर है. तो मिक्सर्स के क्वेश्चन जब भी आए तो उनको तोड़ के उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की नज़र से देखना बेसिकली, राइट? Let's go into a practice question so you can maybe apply these learnings.
सो सोल्यूशन x इज 30% सॉल्ट, यानी कि कोई सोल्यूशन x है वो 30% सॉल्ट है। 30% बाय वॉल्यूम है या वेट है नहीं बताया, बट वट एवर द अमाउंट इज इसका 30% नमक है। अनदर सोल्यूशन y is 50% salt. When the two solutions are combined, the resulting mixture has 35% salt. In what ratio are x and y mixed? तो बेसिकली एक सोल्यूशन x है जिसकी अगर कोई x अमाउंट आप फॉर एग्जांपल लेते हो, x ग्राम्स या x सेंटीमीटर क्यूब बाय वॉल्यूम या बाय वेट, तो उसका 30% जो है वो सॉल्ट है। और एक और सोल्यूशन y है जिसकी लेट्स से अगर आप कोई y अमाउंट लेते हो बाय वॉल्यूम और बाय वेट, तो उसका 50% सॉल्ट है। अब इसकी जो भी हमने अमाउंट ली है इन दोनों को हमने मिक्स किया है, मतलब हम इसको यूं भी देख सकते हैं ना कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है 35% जिसके अंदर सॉल्ट है, चलो लेट्स राइट दैट एज वेल। उसमें हमने क्या x की कोई x अमाउंट और y की कोई y अमाउंट मिक्स की है, और इसका 35% ऑफ दिस होल अमाउंट इज सॉल्ट। तो अब ये सॉल्ट कहाँ से आया है? ये सॉल्ट x और y के सॉल्ट से आया है, यानी कि द सॉल्ट ऑफ x plus the salt from y or of y is equal to the salt in the mixture. इसको सॉल्व करते हैं। अब पॉइंट्स में सब्ट्रैक्शन में इस तरह से करता हूँ कि जैसे अब ये 0.5y है और ये 0.35y है, इसके अगर मैं दो प्लेसेस मूव कर लूँ तो मैं 50 माइनस 35 देख लेता हूँ आंसर क्या आता है। 50 माइनस 35 इज 15, और उस पर दो पॉइंट्स लगाओ तो 0.15 आ जाएगा। तो ये 0.15y equals similarly 35 minus 35.05x। दो प्लेसेस मूव करता हूँ तो ये आ जाएगा 5 3 times 15, 3y equals x। तो x by y equals 3/1, यानी कि x रेशो y जो है वो 3/1 है। जो मिक्सचर है उसके अंदर 3 पार्ट्स x के हैं और 1 पार्ट y का है। दैट्स द रेशो इन विच दे वर मिक्स्ड।
A solution contains 20% by weight of sugar and 80% water. तो एक solution है जिसमें शुगर जो है वो 20% है और बाकी का जो है वो पानी है, which makes up 80% of that solution. If 1 gram of water evaporates from 10 gram of the solution and this decrease is compensated by adding 1 gram of the solution. So scenario ये है कि इनके पास 10 grams of the original solution है. अब 10 grams of the original solution के अंदर 2 grams of sugar होना चाहिए और 10 grams of water होना चाहिए. In fact, no, 8 grams of water होना चाहिए क्योंकि 10 grams total है तो 20% शुगर इसका अगर आप निकालते हो तो 2 बनता है और 80% वाटर 8 बनता है. So yeah. अब इसमें से 1 ग्राम पानी उड़ गया, 1 ग्राम पानी उड़ गया तो पीछे पानी रह गया 7 ग्राम और शुगर तो 2 ग्राम ही रह जाएगी. और ये जो डिक्रीज हुआ है 1 ग्राम पानी उड़ने का, ये कंपनसेट किया है उन्होंने बाय एडिंग 1 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि 1 ग्राम ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन. अब 1 ग्राम ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन वुड बेसिकली ब्रेक डाउन इनटू 20% sugar, which comes out to be 0.2 grams of sugar and 80% water, यानी कि 0.8 grams of water. तो अब इसमें 0.8 grams of water आ गए और 0.2 grams of sugar आ गए. जो नई कंसंट्रेशन है वो 2.2 ग्राम है, वाटर 7.8 grams है. व्हाट इज़ द न्यू शुगर कंसंट्रेशन इन परसेंटेज? अगर आपने ये कंसंट्रेशन निकालनी है तो शुगर की अमाउंट divided by total solution की amount, which is 2.2 plus 7.8, 10 grams into 100%, and the new sugar concentration in percentage comes out to be 22%.
A solution contains 20% by weight of sugar. A part of this solution is replaced by a 30% sugar solution such that the new solution is 25% sugar. What fraction of the original solution was replaced? Let's just take it step by step. तो एक solution है, right? और this solution is 20% by weight of sugar. यानी कि अगर आप इस solution को solution X कह दो, तो इसके अगर X ग्राम्स आप उठाओगे तो उसका 20% जो होगा वो शुगर होगा. अब इसमें से कोई पार्ट, हमें नहीं पता कितना पार्ट, निकाल के उन्होंने डाला है एक और सोल्यूशन विच इज 30% शुगर. यानी कि सोल्यूशन को y कह दो, उसकी अगर कोई y अमाउंट हम इसमें डाल रहे हैं तो उसका 30% जो है वो शुगर है. इस तरह से इन्होंने मिक्स किया कि अभी 30% वाला मिक्स होके और ये 20% वाला मिक्स होके जो न्यू शुगर सोल्यूशन है वो 25% शुगर है उसकी कंसंट्रेशन. ओके, अब एक तरीका तो ये है कि आप आई मीन लेट्स से कि हमने जो मिक्स कर दिया, जो मिक्सचर है वो फाइनली ये है. अब मिक्सचर के अंदर शुगर जो है एक ये यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है, तो इसकी शुगर प्लस अभी x अमाउंट, मैं कहता हूँ कि फाइनल मिक्सचर के अंदर सोल्यूशन x की कोई x अमाउंट है फाइनल मिक्सचर के अंदर, और फाइनल मिक्सचर के अंदर सोल्यूशन y की कोई y अमाउंट है. तो x से 0.2x शुगर आएगी, राइट? जो भी x की अमाउंट है उसका 20% शुगर होगा और जो भी y की अमाउंट है उसका 30% शुगर होगा. तो इन दोनों की अगर मैं शुगर्स ऐड करता हूँ और फिर अगर मैं देखता हूँ कि मतलब ये टोटल शुगर होगी ना, इसकी शुगर प्लस उसकी शुगर, अब वो टोटल सोल्यूशन यानी कि x प्लस वाई बाय वेट, मतलब दोनों के वेट्स मैंने ऐड कर दिए ना फाइनल मिक्सर के अंदर. हो सकता है ये 2 ग्राम हो, वो 10 ग्राम हो, जो भी है मैंने दोनों के वेट्स ऐड कर दिए, टोटल वेट आ गया. और मुझे इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि उस मिक्सचर की कंसंट्रेशन मतलब उस टोटल वेट का 25% शुगर है. तो यानी कि ये 25% शुगर है. तो इसको मैंने दो तरीकों से देखा है. एक तो ये कि अगर आप फाइनल उसको देखते हो, बीकर को देखते हो मिक्स करने के बाद, तो इसमें दो सॉल्यूशंस हैं. एक सॉल्यूशन x है, एक सॉल्यूशन, लेट मी डू दैट इन अ डिफरेंट कलर, एक सॉल्यूशन y है. अब मैं कह रहा हूँ x की कोई x अमाउंट है, y की कोई y अमाउंट है. अब जो x की x अमाउंट है उसका 20% शुगर होगा. अब इसको भूल जाओ कि यार वो मिक्स होके केमिकल रिएक्शन करके पता नहीं क्या हो जाएगा. मैं कहता हूँ कि वो मिक्स नहीं हुए हैं, लेट्स से हम उनको एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख रहे हैं. और y जो है उसकी कोई y अमाउंट है और उसका 30% शुगर है. हम दोनों की शुगर्स ऐड करो तो इन दोनों का जो कंबाइंड वेट बनता है x प्लस वाई, x की कोई x अमाउंट, y की कोई y अमाउंट, उसका 25% शुगर है. एनीवे, सो लेट्स डू दैट. 0.2x plus 0.3y gives you 0.25x plus 0.25y, and that gives you 25 में से 20 subtract 5 आ जाएगा, 0.05x, 30 में से 25 subtract फिर 5 आ जाएगा, 0.05y. तो x रेशो y आपके पास आ रहा है 1:1, राइट? तो यानी कि जो हमारे पास फाइनल मिक्सचर है उसके अंदर आधा x है और आधा y है. तो ओरिजिनल जो 20% सोल्यूशन था जिसको हमने x बोला था, उसका क्या फ्रैक्शन रिप्लेस किया गया था? ऑफ कोर्स हाफ, राइट? क्योंकि जो भी पोर्शन निकाला था उसकी जगह y डाल दिया था, और फाइनल सोल्यूशन में हमें नजर आ रहा है कि आधा y है, यानी कि आधा निकाला था. तो the fraction of the original solution that was replaced was 1/2, because in the final mixture 1 out of 2 parts is y. एक और मेथड भी वैसे हो सकता है, if this one doesn't make sense to you. By the way, you can always bring these queries to the query class.
So let's say x or y x की कोई x अमाउंट है, y की कोई y अमाउंट है। अब x की जो कंसंट्रेशन है वो 20 है, y की जो कंसंट्रेशन है वो 30 है, राइट। और जो फाइनल कंसंट्रेशन आ रही है वो 25 है। अब इस 25 का डिस्टेंस इससे भी 5 है और इससे भी 5 है, तो हम यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि 20 और 30 के बिल्कुल दरमियान में कंसंट्रेशन आ रही है, तो इक्वल अमाउंट्स में x और y को मिक्स किया गया होगा। जो कि वो x रेशो y आ रहा था ना 1:1, उसका भी मतलब यही था कि फाइनल सोल्यूशन में वो इक्वल अमाउंट्स में 1 पार्ट रेशो 1 पार्ट पड़े हुए हैं। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि यार इस कंसंट्रेशन जो फाइनल सोल्यूशन की आ रही है वो दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो इसका मतलब है दोनों का इक्वल अमाउंट डाला हुआ होगा, एंड दैट्स ओनली पॉसिबल अगर फाइनल सोल्यूशन के अंदर दोनों हाफ हाफ पड़े हुए हैं। If this doesn't make sense to you, the last solution was quite elaborate.